हर गांव की एक खासियत होती है। उस गांव की परंपरा, उस गांव की संस्कृति। और भारत में ऐसे लाखों गांव हैं जो बाकियों से बिल्कुल अलग हैं। चाहे आप दो खास गांव को देखें जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, दोनों गांव की परंपराएं आपको बिल्कुल अलग मिलेंगी। लेकिन जो मेरा गांव है वो तो सबसे अलग है। प्राचीन काल से ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जो ना गांव वालों को समझ आती है, ना बाहरी लोगों को समझ में आती है, लेकिन उसके बावजूद लोग उस पर यकीन करते हैं। अरे, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। इस समय मैं अपने गांव में नहीं रहता क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने के कारण मुझे गांव छोड़ना पड़ा था और उसके बाद मेरा पूरा परिवार शहर में बस गया। 10 साल बीत चुके हैं। कभी कभी गांव की याद आती है। बचपन में कैसे मैं घर से दूर निकल जाया करता था। रास्ते में साइकिल की चेन उतर जाया करती थी और कभी कभी अंधेरा हो जाता था। लेकिन जो हमारा गांव है ना, वो ऐसी जगह पर बसा हुआ है कि आसपास आपको बीहड़ मिलेंगे और हमारे गांव की तरफ दूर दूर से चलकर लोग आते हैं। पता है क्यों? कहानियां सुनने के लिए, किस्से सुनने के लिए। क्योंकि हमारे गांव की मान्यता है, हमारा गांव भूत पिशाचों की जमीन पर बसा हुआ है और यहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं जो लोगों को अचंभित कर देती हैं। लेकिन ये रही बचपन की यादें। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। पता नहीं गांव में लोग कहानियां सुनाकर किसे डराया करते थे। शहर में तो बच्चों को भूतों की कहानियां सुनाकर उन्हें बुरी आदतों से दूर किया जाता है। लेकिन गांव में जादू टोना, अंधविश्वास, हर तरह से लोगों को पीछे भेजने की कोशिश की जाती थी। फिर भी जहां बचपन बीता होता है, याद तो वहां की आती है ना। मैंने अपने पिता से इस रविवार पूछा, पिताजी क्या गांव में घूम कर आए? मेरे पिता ने साफ मना कर दिया। अरे नहीं नहीं, एक बार कीचड़ से निकल आओ तो कीचड़ में जाने का मन नहीं करता। हमारा गांव कोई साधारण गांव थोड़े ना था। अंधविश्वास से घिरा हुआ, भूत प्रेत जादू टोना, बस इसी में लोग घुस कर रह चुके हैं। वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्या पता कुछ बुरा ना हो जाए। मैंने कहा, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गांव में बचपन बिताया है। लेकिन मेरे पिता ने कहा, वो बात अलग थी। उस समय हम वहां पर रहा करते थे, कुछ नियमों का पालन किया करते थे। लेकिन जब हमारे गांव में कोई बाहर से आता है, उसे बाहरी कहा जाता है और उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। मैंने अपने पिता से पूछा, वो नियम क्या थे? मेरे पिता ने बात करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ ऐसी बातें हैं जो गांव की तरफ खींच लाती है, तुम्हें गांव में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद उत्सुकता जागने लगी थी। आखिर क्या है गांव में? मैं तो बहुत समय पहले गांव छोड़ चुका हूं। अब तो ज़्यादा कुछ याद भी नहीं। और वैसे भी कभी मैं पढ़ाई के बहाने तो कभी काम के बहाने गांव से दूर ही रहा। अब याद आती है। ऐसा करता हूं, कुछ दिन गांव में बिता कर आऊँगा। देखते हैं गांव की पुरानी परंपराएं अब भी चल रही हैं। गांव बना ही ऐसी जगह पर है, बाकी गांव से कई किलोमीटर की दूरी पर, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। इसे कह सकते हैं कुदरत की गोद में बसा एक रहस्यमय और प्राचीन काल का गांव। जैसे ही छुट्टियां हुई थी, मैंने पहले से मन बना लिया था, घूमने के लिए अपने गांव में वापस जाऊंगा। 37 किलोमीटर का सफर मैं बाइक से कर सकता था, लेकिन रास्ते इतने टूटे मिलेंगे मुझे अंदाजा तक नहीं था। पिता को बता दिया कि मैं हिमाचल में घूमने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं जा रहा था अपने पुराने गांव की तरफ। अच्छा लगा तो कुछ दिन बिताऊंगा, अच्छा नहीं लगा तो एक ही रात बिताकर मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा। 37 किलोमीटर इतने ज़्यादा लंबे कभी नहीं हुए थे। मैंने बाइक के मीटर पर देखा, 67 किलोमीटर बीत चुके थे। रास्ता इतना घुमावदार था, कभी पहाड़ी रास्ता आता तो कभी बीहड़ आते, कभी टीले तो कभी टूटी हुई सड़कें। एक जगह तो सड़क के बीच में इतना बड़ा खड्डा था कि बाइक वहां से निकाली ही नहीं जा सकती थी। बैलगाड़ियां भी वहां से निकल नहीं सकती थी और कुछ लोग चलकर आगे की तरफ जा रहे।
मैंने अपने गांव का नाम जब रास्ते पर खड़े उन लोगों को बताया, वो अचंभित हो गए। मुझसे पूछ रहे थे, क्या वो सच है? क्या ये कहानी सच है? क्या वो कहानी सच है? लेकिन मैंने उन्हें कह दिया, देखिए, मैं वहाँ का रहने वाला ज़रूर था, लेकिन किसी ज़माने में बचपन की यादें अब अच्छे से मुझे याद भी नहीं है। लेकिन मैं वहीं जा रहा हूँ, बातें करूँगा और पता लगा तो वापस आते वक्त बताऊँगा ज़रूर। आपका घर कहाँ है? उन्होंने कहा, यहीं पर, वो देखो पेड़ों के आसपास जो तंबू से लगाए हैं, हम वहीं पर रहते हैं। फिर बाइक एक जगह पर मुझे लगानी पड़ी। इसे कहा जाता है छोटा गांव। यहाँ से मेरा गांव 7 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ बाइक लगाने के बाद मुझे बाकी का सफ़र चलकर तय करना था और मुझे अंदाज़ा तक नहीं, इस ज़माने में चलकर गांव तक जाना, ये तो एक बेवकूफ़ी होगी। लेकिन फिर भी वो सफ़र मैंने तय किया। रास्ते में कुछ मछुआरे मिल गए जो पास के तालाब से मछली पकड़ने का काम करते थे। कुछ किसान मिल गए जो आसपास खेतों में फसल उगाया करते थे। कोई भी उस गांव के बारे में बात नहीं करना चाहता था। हर कोई इनकार करता जा रहा। लेकिन सफ़र तो तय हो ही चुका था। गांव में पहुंचा तो मुखिया जी से मिलना चाहता था, लेकिन ये दिन का वक्त था। घरों के सबने दरवाजे लगाए। घरों के अंदर से आवाज़ें बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था इस गांव में कोई नहीं रहता। मुखिया जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया मैंने तो अंदर से यही आवाज़ आई, कौन है ये पागल? पता नहीं है दिन के वक्त हम किसी से बात नहीं करते। अंधेरा होने का इंतज़ार करो या यहाँ से चले जाओ। ये क्या, मुझे रात का इंतज़ार करना होगा बात करने के लिए? वैसे भी शाम का वक्त तो हो ही चुका है, लेकिन दिन के वक्त हर कोई घर के अंदर क्यों है? मैं लोगों से सवाल पूछना चाहता था, लेकिन कोई जवाब दे तभी ना। गांव बिल्कुल सन्नाटे में घिरा हुआ और जैसे ही सूरज ढला, मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठा जो फल लेकर आया था उसे चाकू से काट कर खा रहा। फिर मैंने देखा थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ और लोगों ने घरों से निकलना शुरू कर दिया। मैं बाहर से आया हूँ, ये देखकर लोग हक्के बक्के थे, हैरान थे। आपस में तो बात कर रहे, लेकिन मुझसे बात कोई नहीं करना चाहता था। हर कोई मुंह मोड़कर इधर उधर चला गया। लेकिन कोई ऐसा इंसान भी मिलेगा जो मुझे जानता हो? अपने बारे में मैं बता रहा था, जी मैं अंकित, वो पीछे वाला घर हमारा हुआ करता था। लेकिन मेरी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन मुखिया जी मिल गए। पहचान लिया मुखिया जी ने। अरे अंकित वापिस आ गया, अंकित वापिस आ गया। मैंने मुखिया जी के पाँव को हाथ लगाया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मैंने कहा, अरे मुखिया जी, दिन के वक्त कहाँ थे सब? घरों के अंदर छिपे हुए। मैं किसी से बात करना चाहता था। मुखिया जी ने कहा, अंकित हो ना तुम? पीछे वो घर था। मैंने कहा, जी जी मुखिया जी। उन्होंने कहा, तो तुम्हें पता नहीं, दिन के वक्त हम किसी से बात नहीं करते। दिन के वक्त हम सोते हैं, रात के वक्त हम जागते हैं। यहाँ काम रात के वक्त ही चलता है। तुम यहाँ दोबारा रहने आए हो या बस घूमने आए हो? मैंने कहा, जी वैसे ही आया था। गांव की याद आई ना, तो मुझे लगा गांव में घूम कर आता हूँ। मुखिया जी कहने लगे, अच्छा, मुझे लगा कि ये रहने आए हो वापस। अरे गलती हो गई। देखो अपना काम करो, रास्ता नापो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुखिया जी ऐसा क्या हो गया? आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? देखिए उस समय मैं छोटा था, गांव के नियम मुझे नहीं पता। यह गांव की कैसी परंपरा है मुझे याद नहीं। आप याद दिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी अभी मैं रहने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ समय बाद रहने के लिए वापस आऊँगा। देखिए कुछ मजबूरियाँ होती हैं, पैसा भी तो कमाना था। पैसा कमाकर मैं वापस आऊँगा ना। अब तो मुझे गाँव वाला कह सकते हैं ना। मुखिया जी ने मुझे गले से लगाया और फिर कहा, यहाँ से जाने के बाद वापस आने की हिम्मत कोई नहीं करता। तुम जाने के बाद वापस आना चाहते हो तो अच्छी खबर लेकर ही आओगे। चलो अब कुछ याद नहीं है, बचपन गुजरा है तो नियमों की बातें कर लेते हैं। गांव में कैसे रहना है, रहन सहन कैसा होगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन याद रखना, ये बात किसी और को नहीं बतानी है। ये सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि अगर तुम किसी और को बताओगे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है।
मुखिया जी मुझे गांव से बाहर ले जा रहे थे, हमारे घर की तरफ। हमारे घर की हालत बहुत जर्जर थी, उसमें रहा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी घर का दरवाज़ा खोलकर उन टूटी हुई दीवारों के पास दीवार से मुझे सटाकर मुखिया जी कहने लगे, छुओ इन दीवारों को। अपनी ज़मीन से हमें ताकत मिलती है, इससे हम अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं। जो बाहरी लोग हैं वो इसे समझ नहीं सकते। ये ताकत हमें बचाए रखती है, ये ताकत हमें बहुत आगे ले जा सकती है। तुम कुछ याद करने की कोशिश करो जो परिवार वालों ने तुम्हें बताया है। मैंने कहा, जी मुझे तो कुछ नहीं बताया। मेरे पिताजी बचपन में बताया करते थे, लेकिन अब मुझे वो याद नहीं। लेकिन जब से हम शहर में गए हैं मेरे पिताजी कुछ बताते ही नहीं। तब मुखिया जी ने कहा, ज़मीन पर रहकर तो बातें बताई जा सकती हैं, दूर जाकर वो बातें बताई नहीं जा सकती, इससे बुरा असर पड़ता है। यहीं पर मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो ज़मीन है जिस पर हमारा गांव बसा है, हज़ारों साल पहले ये एक श्रापित ज़मीन हुआ करती थी। यहाँ पर कोई इंसान रह नहीं सकता था। जो भी यहाँ पर रहता था उसे भूत प्रेत नज़र आते थे, शैतान नज़र आते थे, और ज़्यादा समय जो यहाँ पर बिताता था उसे मौत मिलती थी। लेकिन एक ऐसा तांत्रिक जिसने तंत्र मंत्र से उन प्रेतात्माओं को काबू करने की कोशिश की, अब वो इतना बड़ा तांत्रिक था कि ज़मीन शाप मुक्त नहीं करवा सकता था, लेकिन उसने वो महान युद्ध लड़ा उन ताकतों के खिलाफ, और अंत में उसकी अपनी बलि दी गई। खुद की बलि दी उसने शाप मुक्त करने के लिए ज़मीन को, लेकिन उससे भी ज़मीन शाप मुक्त नहीं हो पाई। इतना ज़रूर था, जो उस तांत्रिक को मानने वाले थे उनके लिए ये ज़मीन पवित्र हो गई। वो यहाँ गांव बसा सकते थे, यहाँ पर रह सकते थे, क्योंकि ये ज़मीन सोना उगलती है, जो मांगो वो मिलता है। तो उन्होंने यहाँ पर गांव बसाया। वो हमारे पूर्वज थे, उस तांत्रिक को मानने वाले। अब जो भी इस गांव में रहने वाला होता उसके लिए तो ये ज़मीन साधारण होती। यहाँ फसल में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, और कहीं किसी खेत में भी हम कोई बीज नहीं डालते। मालिक जो चाहता है वो उगता है। ये ज़मीन की खासियत है। महंगा फल, महंगी फसल, कुछ भी ज़मीन से जो मांगो वो उगता है। एक महीने में 12 अलग अलग साल में फसलें उगाई जा सकती हैं। लेकिन बाहरी लोग ये समझ नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कोई अलग तकनीक है, इसीलिए बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए। व्यापार हम रात को करते हैं, बाजार रात को लगते हैं, व्यापारी रात को आते हैं, काम भी हम रात को करते हैं, क्योंकि रात को मिलती है हमें सुरक्षा। ना कोई हमें ठग सकता है, ना कोई हमें बेवकूफ़ बना सकता है। यहाँ लगती है चौपाल। चौपाल यानी अलग अलग गांव से लोग आते हैं, हमारे गांव के आसपास चौपाल लगाकर बैठते हैं। कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है, क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उस पर बातें की जाती हैं। भले ही वो इस गांव के रहने वाले ना हो, कभी कभी फ़ायदा उन्हें भी मिलता है। मैं मुखिया जी की तरफ देखे जा रहा, और अब तक मैं ऊब चुका था। मैंने कहा, मुखिया जी देखिए, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ कहानियाँ, भूत प्रेत, ये वो, मैं इस पर यकीन नहीं करता। देखिए मेरा दिमाग ख़राब मत कीजिए। चौपाल लगती है, बाहर से लोग आते हैं, ऐसा भी कुछ खास नहीं है। मुझे भी पता है भूतों की छोटी मोटी कहानियाँ सुनाई जाती थी, आप तो बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। और जो गांव वाले अंधविश्वास पर यकीन करके ये दिन रात वाला काम शुरू कर दिया है ना, ये और भी ज़्यादा उल्टा है। देखिए जो भी हो, ज़मीन हमारी है, मैं भी इस गांव का निवासी हूँ। जब चाहूँ मैं यहाँ रह सकता हूँ, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मुखिया जी घूरते हुए वहाँ से निकल गए। अब मैं गांव वालों से बात करना भी नहीं चाहता था। गांव बहुत अजीब है, घर टूटा फूटा जर्जर है, यहाँ लंबे समय तक रहने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। और वैसे भी कोई बात करना नहीं चाहता तो मैं रुकूं तो कहाँ रुकूं। और ये 7 किलोमीटर का जो सफ़र है, अंधेरे में मैं इसे करना नहीं चाहता था। मुझे लगा गांव से निकलते हैं, पागलों का गांव है ये।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शायद इसीलिए मेरे पिता यहाँ आना नहीं चाहते थे। बड़ी अजीब सी बातें हुई हैं मुखिया जी के साथ, तो पागल लोग हैं ये। अब रुकूं तो कहाँ रुकूं, करूं तो क्या करूं। गांव एक छोटी पहाड़ी के ऊपर था, ज़्यादा बड़ी नहीं, कह सकते हैं 10 से 20 फुट थोड़ा ऊपर की तरफ उभरी हुई पहाड़ी। लेकिन आसपास दूर दूर मुझे आग नज़र आ रही, जैसे आसपास गांव के जो इलाके हैं वहाँ भी लोग रहते हैं। आग जल रही है, लोग लगते हैं। दाईं तरफ मुझे एक पेड़ नज़र आ रहा और ऐसा लगा पेड़ पर किसी ने लालटेन टांगी है। शायद ये गांव के लोग या कहीं और से लोग आए होंगे, वहाँ रुके हुए लगते हैं, मुसाफिर लगते हैं। उनसे बात करता हूँ, कोई रुकने की जगह मिल जाए। रात वरना किसी पेड़ के नीचे ही गुजारनी होगी, ये सुरक्षित नहीं होगा। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। गांव से बाहर में निकल चुका था। चलते चलते उस पेड़ के करीब पहुंचा। 3 लोग उस पेड़ के नीचे बैठे हुए, पास में रखी थी लालटेन, नीचे ताश खेल रहे और मैं उनके साथ जाकर बैठ गया। वो हैरान हो गए, मेरी तरफ देखने लगे और मैं भी घबराया। देखिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। गांव में घर टूटा है, मुझे लगा था घर ठीक होगा, रात गुजार लूँगा, लेकिन अब तो रुका भी नहीं जा सकता, तो मैं इस तरफ आ गया। वैसे मैं परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। उनमें से एक आदमी कहने लगा, अरे तुम गांव के रहने वाले हो? तभी मुझे लगा उधर से कौन चला रहा है, लेकिन उस गांव के लोग तो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। मैंने कहा, जी हाँ मुझे पता है, मैं भी जब छोटा था तब रहा करता था, अब मैं शहर में रहता हूँ। वैसे ही आया था गांव में, लेकिन घर की हालत बुरी है, रहा नहीं जा सकता, सड़कें टूटी हैं, अब क्या ही किया जा सकता है। आप गांव के रहने वाले हैं? लगता तो नहीं, क्योंकि गांव के लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो तीनों मेरी तरफ बड़ी उत्सुकता से देख रहे, फिर कहने लगे, नहीं नहीं, हम गांव में नहीं रहते, हम आगे से गुजर रहे थे और देखो हम तीनों भी एक दूसरे को नहीं जानते। तीनों गुजर रहे थे, यहाँ देखा बैठने की जगह है, हम तीनों आकर बैठ गए। मेरे पास ताश थी, सोचा ताश ही खेल लेते हैं। 3 से भला 4, आओ बैठो ताश खेलते हैं। रात तो गुजारनी है ना तुम्हें, वरना कोई जगह है तो चले जाओ। मैंने कहा, जी नहीं, रात तो चलो गुजारनी है, चलो कोई बात नहीं, ताश खेलते खेलते ही रात गुजारते हैं। वो तीनों भी हंसने लगे, वो भी मेरी तरह मजबूर ही लग रहे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो यहाँ किसी एक खास काम के लिए आए हों, और वो काम के बारे में मैं जानना चाहता था, कोई बताना नहीं चाहता था। जिस तरह से मैं अपनी पूरी जानकारी उन्हें नहीं देना चाहता था, मैं उनके लिए अनजान था, वो मेरे लिए अनजान थे। बताया तो उन्होंने, वो तीनों भी एक दूसरे को नहीं जानते। तो बैठ गया मैं वहाँ। हम 4, ताश की गड्डी को 4 हिस्सों में काटा गया, पत्ते बांट दिए गए थे। खेल कौन सा खेलना है हमने अब तक डिसाइड किया नहीं था, तो सवाल मैंने ही पूछा। पत्ते तो बांट दिए, खेल कौन सा खेलेंगे? उनमें से एक आदमी बोला, हम कहानियां सुनाने का खेल खेलना चाहते हैं। अब देखो, ये किस्मत की बात है, हम जो सोचते हैं हमारी किस्मत वैसी होती है। चारों के पास अलग अलग पत्ते, 52 पत्तों की गड्डी होती है। इस हिसाब से चारों को 13-13 पत्ते मिले होंगे। देखना, जितनी खौफनाक कहानी, जितनी खौफनाक आप बीती, वैसे ही पत्ते निकलेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहली कहानी कौन सुनाना चाहेगा, जो इस जगह से जुड़ी हो, आसपास के इलाके से जुड़ी हो, या कोई भी ऐसी भयानक कहानी जिसे सोचकर अब भी डर लगता है? मैं हाथ उठा ही नहीं सकता था। मेरी जिंदगी में कोई ऐसी कहानी नहीं है, इसीलिए मैं स्तब्ध। अरे यार, ये क्या? मैंने उन्हें कहा, देखिए मेरे पास तो कोई कहानी नहीं है, माफ़ कीजिए, मुझे चुटकुले ज़रूर आते हैं, लेकिन खौफनाक कहानियाँ नहीं आती। वो तीनों बोल पड़े, कोई बात नहीं, छोटी मोटी कोई भी कहानी हो, चुटकुले ही सुना देना। चलो शुरू मैं करता हूँ। मेरी कहानी सुनकर बताना कैसी है। ये मेरी आप बीती है, मैं पहले ही बता दूँ, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, यह सच्ची कहानी है और मेरे साथ जो हुआ था
वो बड़ा भयानक था। उस आदमी ने अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। बात 4 साल पहले की है। वो तब एक व्यापारी हुआ करता था, यानी जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी किया करता था। ऐसे पेड़ जिस पर वो जड़ी बूटियां लगती हैं, उसकी पत्तियां पेड़ पर चढ़कर उखाड़नी पड़ती थी, ताज़ा पत्तियां, जो बताने से उसने मना कर दिया। फिर वो आदमी अपने बारे में बताने लगा, मैं जड़ी बूटियों से ऐसी दवाई बना सकता हूँ जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। हर किसी का अपना राज होता है। चलो उस आप बीती की तरफ बढ़ते हैं। उस समय भी मैं जंगल में गया हुआ था, क्योंकि मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है ना। पेड़ पौधे तो अपनी ज़मीन पर भी लगा लूँ, वहीं से जड़ी बूटियाँ निकाल कर लोगों का इलाज करूँ। इस तरह से मैं काफ़ी पैसे कमा सकता था, लेकिन ज़मीन ही नहीं, गरीबी। तो मुझे जंगल में जाना पड़ता था, उन पेड़ों को ढूंढना पड़ता था। कुछ पेड़ तो मैंने ही लगाए थे, कुछ मेरे दादाजी ने। मेरे दादाजी बताया करते थे, नदी के पास पीछे वाली ज़मीन जंगली ज़मीन है, उस पर पेड़ हमने लगाए हैं, लेकिन कब्ज़ा नहीं है हमारा, वो सरकारी ज़मीन है। पेड़ लग चुके हैं तो उसकी जड़ी बूटियाँ तो बन सकती हैं। मैं भी दादाजी की तरह जंगल में जाया करता था। सफ़र 4 से 5 किलोमीटर का होता। चलते चलते उस तरफ जब मैं पहुंचता, पहले तो पेड़ों की पहचान करनी पड़ती, उसके बाद उन पेड़ों की टहनियों को काटना पड़ता, पेड़ों पर चढ़कर पत्तियों को तोड़ना पड़ता। वहीं पर मैं पत्तियों को मसला भी करता था, रगड़ा करता था। और कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जब मिश्रित होती हैं तब उनसे चिंगारियां निकलती हैं। यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। वहाँ एक पेड़ ऐसा था, मुझे उसकी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना था, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब बहुत लंबे समय तक जंगल में पेड़ों के आसपास कोई इंसान ना आए, तो उस पर एक चुड़ैल का वास कभी भी हो सकता है। उस पेड़ पर भी एक चुड़ैल का वास हो गया। मैं तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, उसकी कुछ पत्तियां तोड़नी थी मुझे, लेकिन ऊपर से किसी अदृश्य ताकत ने मुझ पर हमला किया। 6 फुट ऊपर से मैं नीचे गिरा था, कंधे पर मेरे चोट लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथों को पकड़कर दूर कर दिया हो। मैं ऊपर से नीचे गिरा था। मुझे तभी महसूस हो गया कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन पक्का करने के लिए मैं उस पेड़ के ऊपर दोबारा चढ़ा था। अगली बार 8 फुट ऊपर से गिरा, बिल्कुल वैसे किसी ने हाथ पकड़कर खोल दिए। मैं ऊपर से सीधा नीचे, सर पर मेरे पत्थर टकराया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर पेड़ पर वो क्या चीज़ है जो मुझे बार बार गिरा रही है, मुझे वो जानना था। ये जानने के लिए मैंने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम जो इस पेड़ पर हो? मुझे नज़र नहीं आ रहे, छुप कर क्यों वार करते हो? सामने आओ। तब मेरे सामने तो कोई नहीं आया था, लेकिन मुझे किसी ने धक्का दिया, मेरी छाती पर जैसे हाथ मारे हो, मुझे पीछे गिरा दिया। तब ये पक्का हो गया था कि इस पेड़ पर कुछ न कुछ ऐसा है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे दादाजी की बातें याद थी। दादाजी कहा करते थे कि पेड़ों के ऊपर कभी कभी चुड़ैलों का वास हो जाता है। उन चुड़ैलों को उन पेड़ों से उतारना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी होती है। उस पेड़ पर चढ़ना तो है, और चुड़ैल जिस पेड़ पर रहती है उसे अपना घर मानती है और किसी को भी उस पेड़ पर चढ़ने नहीं देती, चाहे वो पंछी हो, जानवर हो या इंसान हो। अब दादाजी ने ये ज़रूर बताया था, लेकिन उसका निवारण कैसे करना है वो दादाजी ने बताया, मुझे खास याद नहीं था। मुझे क्या पता चुड़ैल मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन अब तक ये भी पक्का नहीं था कि ये चुड़ैल ही है या कुछ और है। ये बात का पता लगाने के लिए मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ा था, वापिस आना पड़ा। उस समय मेरे दादाजी जिंदा नहीं थे, तो मुझे एक चुड़ैल की जानकारी या पेड़ पर कोई धक्का मारता है, गिराता है, उसकी जानकारी चाहिए थी, जिसके लिए मैंने लोगों से पूछना शुरू किया जो इसका ज्ञान रखते थे। तांत्रिक, बाबा, अघोरी, पुजारी, हर किसी से मैंने बात की। उन्होंने अलग अलग तरीके मुझे बताए थे, और तब तक मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि मुझे धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
और उसका एक ही तरीका था, उस जड़ी बूटी को लेकर आना। एक जमींदार था जिसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार, और उसने मुझे साफ साफ कहा था, अगर तुम वो जड़ी बूटी ले आए, मेरे बच्चे को बचा सके उस बीमारी से, मैं तुम्हें 1 एकड़ जमीन दे दूंगा तुम्हारे नाम। उससे मेरी जिंदगी बदल सकती थी, मेरी मुसीबत टल सकती थी। एक ही मौका, इसीलिए मैं सभी सामान को लेकर वहां पहुंचा। जब मैं उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा, तब तक कोई एहसास हुआ ही नहीं। मुझे पता था 6 फुट 8 फुट और हो सकता है मैं बहुत ऊपर चढ़ जाऊं, पत्तियां तोड़ने वाला हूं तभी कोई गिरा दे, नीचे गिरूंगा चोट बहुत ज्यादा लगेगी, इसीलिए मुझे पहले ही वो सब करना होगा। मैंने पेड़ पर लाल धागा बांधना शुरू कर दिया और लाल धागे से लटका दी एक घंटी। मुझे पुजारी जी ने बताया था जिस पेड़ पर किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का वास होता है, धागे के साथ घंटी बांधने के बाद जब घंटी बजाई जाती है, वो ध्वनि से उसे खुद को आपके सामने लाना ही पड़ता है, और वो भी साक्षात रूप में, जिसे आप देख सकें। वो लाल धागा और घंटी पवित्र माने जाते हैं, और कोई भी पवित्र चीज ऐसे अपवित्र पेड़ पर बांध दी जाए तो जिसका वास उस पेड़ के ऊपर होता है उसे सामने आना ही पड़ता है, ये उसकी मजबूरी बन जाती है। मैंने वो धागा पेड़ पर बांध दिया, घंटी लटकाई, और जैसे ही घंटी बजाई, पेड़ के ऊपर बैठी मुझे एक औरत नजर आई। एक टहनी पर अपनी टांगे लटकाए, उल्टे पैर थे उसके, यही बयां कर रहे कि वो एक चुड़ैल है। बस फिर क्या, जिंदगी में पहली बार चुड़ैल देखी थी मैंने, और मुझे उसे हराना था। मुझे वो पत्तियां लेकर आनी थी जो इस पेड़ पर 2 रंग की पत्तियां लगती हैं, नीचे हरी ऊपर काली, ताज़ी काली पत्तियां, जिसे तोड़ने के लिए मुझे कम से कम 30 फुट ऊपर चढ़ना था, और ऐसा वो चुड़ैल करने नहीं देती। चुड़ैल को दूर करना था। अब वो सामने तो आ गई थी, उसे रोकना था, भगाना था, और मुझे अघोरी और तांत्रिक ने यही बताया था, तुम्हें हार नहीं माननी है, वो तुम्हें हराने की कोशिश करेगी। ज्ञान चाहिए होगा उसकी कमजोरी क्या है, और उसे तुम्हारी कमजोरी भी पता है। तुम इंसान हो, चोटिल हो सकते हो, तुम्हें जख्म हो सकते हैं, और घाव तुम्हारी मौत की वजह बन सकते हैं। इसीलिए लड़ते वक्त उसकी कमजोरी पर वार करना। चुड़ैल की कमजोरी आग होती है, तुम्हें आग जलाकर उस चुड़ैल पर वार करना होगा। किसी भी तरह से उसे अचंभित करना होगा और जलाना होगा। जली हुई चुड़ैल खुद को ठीक नहीं कर सकती, और यही उसकी मौत की वजह बनती है। अब वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई थी, सीधे सीधे मुझसे लड़ने लगी। मेरे पास जो चीज थी मैं उस पर मार रहा, लेकिन चुड़ैल को चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता, लेकिन उसका एक शरीर जरूर होता है, उसे जलाना पड़ता है। मैंने लकड़ी को आग जलाई हुई, लेकिन मैं उस पर वार कैसे करता? वो छिप ही रही थी और छिप कर वार करती। मुझे हर बार उसे पुकारना पड़ता, वो घंटी बजानी पड़ती, वो सामने आती, लेकिन मैं उस पर वार कर नहीं पा रहा। उसने मुझे काफी ज्यादा जख्मी किया था, और एक बार तो ऐसा हुआ, वो मुझ पर वार करने के लिए पीछे से आई और मैंने उसके बालों को पकड़ लिया। उसके बाद सीधे सीधे लड़ाई हुई थी मेरी चुड़ैल के साथ। एक हाथ में मशाल जिससे मैं उसे जला रहा, और दूसरी तरफ से वो अपने नाखूनों से मुझे जख्म दे रही। ऐसी खूंखार लड़ाई हुई थी जिसमें मैंने उसे पूरी तरह से जला डाला, और ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक लड़ाई थी। बहुत जख्मी हुआ था मैं तो बच गया। चुड़ैल का अंत कर दिया मैंने। जिसके बाद 2 लोग ताली बजा रहे थे, तो मैंने भी ताली बजाई। वाह, यानी तुमने चुड़ैल से लड़ाई की है? उसने कहा, हाँ, ना सिर्फ लड़ाई की बल्कि मैं जीता भी। बचकर आ गया मैं उसके हाथों, वरना चुड़ैल के हाथों कोई नहीं बचता। फिर वो दूसरा आदमी कहने लगा, अरे मेरी कहानी सुनो, तुम तो ऐसी मुश्किल जगह से बचकर आए, लेकिन मैं तो बड़ी आसान जगह पर था, लेकिन ताकत बड़ी खौफनाक थी। मेरा ही घर, मेरे दादाजी का घर था, जहां बचपन मैं भी गुजार चुका था। दादाजी की मौत के बाद वसीयत में वो घर हमें मिला था, और मैं उस समय जवान था। मुझे लगा, अरे वसीयत में घर मिला है, ऐश करेंगे, दोस्तों को बुलाऊंगा, वहां शराब पिया करेंगे। ये सोचकर उस घर में रहना शुरू कर दिया मैंने। पिता से झगड़ा कर लिया था कि मुझे दादाजी के घर में ही रहना है,
उनकी याद आती है। लेकिन मेरे पिताजी कहा करते थे, तुम्हारे दादाजी का वो जो घर है ना, वो साधारण नहीं है, भूतिया घर है वो। वहाँ भूतिया घटनाएं हुआ करती थी दादाजी के साथ, लेकिन किसी तरह उन्होंने रहना सीख लिया। हर कोई नहीं रह सकता। मैंने अपने पिता की ये बातों के बारे में सोचा। मुझे लगा मुझे घर से दूर करना चाहते हैं, जिसके बाद मैंने अपने पिताजी की बात बिल्कुल नहीं मानी। मैंने उस घर में रहना शुरू कर दिया। दिन तो बड़ा अच्छा निकला था। दादाजी का पुराना सामान मैं खंगालता जा रहा, कहीं से 10 रुपए, कहीं से 5 रुपए, तो एक जगह से 100 रुपए भी मुझे मिले। दादाजी ने संभाल कर रखे होंगे मेरे काम के। लेकिन जब रात का वक्त हुआ, मैं बेडरूम में था, दरवाज़ा बंद, लेकिन ठक की वो आवाज़ जो बरामदे से आई थी वो पूरे घर में गूंजी थी। मैं बाहर निकला ये देखने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। एक बड़ा पत्थर था जो बरामदे के बिल्कुल बीच में गिरा हुआ। ये दादाजी वाला घर 3 मंजिला था, बीच में हवेली की तरह, यानी बीच से बिल्कुल छत नजर आती थी। 3 मंजिला ऊपर छत, ऊपर से पत्थर नीचे गिरा। लेकिन ऊपर छत तो सही सलामत है, पत्थर कहां से गिरा होगा। 3 मंजिल तक मैं अच्छे से खंगालना नहीं चाहता था, तो मैं बेडरूम में आ गया। सोचा दिन के वक्त देखूंगा, हो सकता है ऊपर कहीं से ईंट बाहर निकली होगी जो नीचे गिर गई। लेकिन जब ठक की एक और आवाज आई, मैं घबरा गया। ये क्या, फिर से आवाज। मैं कमरे से बाहर निकला तो एक और ईंट नीचे गिरी हुई, बिल्कुल उस ईंट के साथ। फिर मैंने ऊपर देखा। हे भगवान, ये क्या करामात है, ईंटें कहां से गिर रही हैं। घर की हालत इतनी भी बुरी नहीं कि जर्जर होकर गिरने की शुरुआत हो जाए। देखकर तो आना ही होगा। उस समय मेरे पास आग वाली लालटेन हुआ करती थी जो मैंने बेडरूम में लगाई हुई। बाहर मैंने मोमबत्ती रखी हुई थी। घर में लाइट नहीं थी। लालटेन लेकर सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर जाने लगा। जब मैं ऊपर पहुंचा, ऊपर एक जगह ईंटें पड़ी थी, 3री मंजिल पर। ऊपर वाला कमरा शायद दादाजी कुछ वहां कर रहे थे। रेत पड़ी थी, बजरी पड़ी थी, ईंटें पड़ी थी, बिल्कुल नहीं। दादाजी को मरे बहुत दिन हो चुके थे। रेत गीली थी जिसमें सीमेंट मिला हुआ। मैं देखकर हैरान, ये कैसे हो सकता है। अगर रेत में सीमेंट मिल जाए और गीला कर दिया जाए, कुछ दिनों में वो सूख जाता है। दादाजी को मरे 15 दिन हो चुके हैं, अब तक रेत और सीमेंट ऐसे ही मिले हुए हैं। ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा कि यहां से खिसक कर ईंटें नीचे गिरती होंगी, लेकिन मेरे सर पर ईंट बची, ऐसे जोर से टकराई जैसे किसी ने उठाकर मारी हो। वो कमरे में घुप्पा अंधेरा था। दादाजी वहीं पर कुछ न कुछ तो कर रहे थे। ईंटें, बजरी, रेत उसी कमरे के बिल्कुल सामने रखे हुए थे। मैंने हिम्मत करके उस कमरे में जाकर देखा। उस कमरे में काला पत्थर लगा था। दीवारों पर, छत पर, फर्श पर काला पत्थर। ऐसा काला पत्थर कि रोशनी उससे परिवर्तित हो ही नहीं रही, हल्की सी रिफ्लेक्शन भी नहीं। ऐसा लग रहा जैसे बहुत बड़ा खड्डा हो। मैंने ईंट फेंकी, ईंट नजर आने लगी जैसे हवा में उड़ रही हो। लालटेन लेकर मैं उस कमरे के अंदर गया तो वहां मुझे एक अजीब चेहरा नजर आया। वो एक भ्रम के समान था, एक शैतानी चेहरा। वो शैतान मेरे सामने खड़ा हो गया और फिर उसने चेतावनी दी, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। घर छोड़कर जा सकते हो तो चले जाओ, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं हैरान, क्या चीज है ये। जिसके बाद मैंने उसको जवाब दिया, ये मेरे दादाजी का घर है, यहीं पर रहूंगा मैं, कौन हो तुम। उसने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे धक्का दिया था। मैं ईंटों के पास गिरा। मैंने खुद को बचा लिया, वरना 3री मंजिल से सीधा मैं नीचे गिरता। मैंने खुद को संभाला। फिर मुझ में पता नहीं कैसी हिम्मत आ गई। पास में फावड़ा पड़ा था और एक कुल्हाड़ी लेकर मैं उस कमरे में घुस गया। प्रेत है, भूत है, जो भी है, हमारा घर है, तू यहां नहीं रह सकता। मैंने उस काले पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया।
मैं फावड़ा लेकर दीवारें तोड़ रहा। अब उसे सामने आना ही पड़ा। शैतान दिख रहा था, शैतान। ऐसे अंधेरे में शैतानी ताकत मुझ पर हावी हो रही। वो मुझे पकड़ रहा था, मारना चाहता था। मैं भी फावड़ा उसके मारने लगा, कुल्हाड़ी उसके मारने लगा। वो मुझे मार देना चाहता था, लेकिन मैं हट्टा कट्टा तगड़ा। वो जो भी वार करता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो कमरे को तोड़ डाला। इस तरह से उससे वो भयानक मुकाबला हुआ था। उसके बाद मुझे उस घर में कभी वो नजर नहीं आया। बस ऐसे भूत का मुकाबला किया जाता है। देखो, डर कर भागते नहीं। एक बार सामने आ जाए, चुड़ैल हो या भूत हो, मुकाबला करो। उसके बाद वो डर जाते हैं आपकी हिम्मत से। मैंने उसे भगा दिया। सब ताली बजा रहे थे। मैं ये 2 वाहियात कहानियां सुनकर गुस्से में आ चुका था। ऐसी वाहियात कहानियां हैं, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ गांव के रहने वाले लोग भी पागल हैं, आसपास घूमने फिरने वाले लोग भी पागल हैं। मुझे लगता है कोई बाहर से आता है तो उसे पागल बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा आदमी कहने लगा, अरे रुको, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, बस मैं वैसे ही सोच रहा था, आगे पीछे कहीं घूम लूं। उसने कहा, खेल खत्म नहीं हुआ, पत्ते तुम्हारे पास हैं, कहानी अभी बाकी है। मैं कहानी सुनाऊंगा, फिर तुम चुटकुला सुनाना। अब इस तरह से मैं उठकर जा भी नहीं सकता था, तो मजबूरन मुझे उस तीसरे आदमी की कहानी भी सुननी पड़ी। और मैं जानता था वो भी एक वाहियात कहानी सुनाएगा कि मैं शैतान से लड़ा, मैं भूत से लड़ा, लेकिन वो उनसे भी लंबी लंबी फेंक रहा। उसने कहा, मेरा जिन्न से मुकाबला हुआ है, मैं तो जिन्न से जीता हूं, कोई भूत प्रेत से नहीं। उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। मैं जिस गांव में रहता हूं वहां कुल 4 कब्रिस्तान हैं। मेरे गांव से बाहर बिना कब्रिस्तान में पैर रखे निकला ही नहीं जा सकता। मेरे गांव से बाहर जाने के 4 रास्ते, 4 दिशाओं में, चारों तरफ बने हैं कब्रिस्तान। बीच से निकलती है सड़क। चाहे जिस भी दिशा में जाओ, कब्रिस्तान में पैर तो रखना पड़ेगा। इसीलिए गांव के लोग हैं बहुत ज्यादा हिम्मत वाले। मैं भी उस रात घर से निकला था शहर की ओर, साइकिल लेकर। भले ही कब्रिस्तान में पैर हर किसी को रखना पड़ता था, लेकिन रात के वक्त सफर करना कोई पसंद नहीं करता था। हर किसी का मानना है कब्रिस्तान में रात को पैर नहीं रखते। 3 कब्रिस्तान तो ऐसे थे जिनकी दीवारें तोड़ दी गई थी, पेड़ लगा दिए गए थे, जंगल के समान थे। किसी को पता नहीं लगता कि आप कब्रिस्तान के बीच से निकल रहे हैं। देखने में ऐसा लगता कि आप एक जंगल के बीच से जा रहे हैं। एक कब्रिस्तान में गेट लगा होता, उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता था। मुझे लगा शॉर्टकट तो उस कब्रिस्तान के बीच से जाने का ही है। जब चारों तरफ कब्रिस्तान है तो जो खास कब्रिस्तान है जहां कब्रें अब भी मौजूद हैं, उसके बीच से निकल लो तो क्या ही हो सकता है। हमारे गांव में रात को सफ़र नहीं करते, लेकिन मैंने बात नहीं मानी थी। साइकिल लेकर गेट तक पहुंचा। गेट को खोला, साइकिल लेकर मैं साइकिल चला रहा था। सड़क तो बिल्कुल सीधी, दाईं तरफ भी कब्रें थी, बाईं तरफ भी कब्रें थी। मैं साइकिल चला रहा। सफ़र लंबा होने वाला था। भले ही वो कब्रिस्तान था, लेकिन आकार में बहुत बड़ा था। हर एक कब्र 10 से 20 फुट की दूरी पर। पुराने ज़माने में कहते हैं यहाँ लाशें बिछ गई थी किसी कारण, किसी जिन्न ने मारा था लोगों को। उसके बाद इस जगह को ही कब्रिस्तान बना दिया गया। चारों दिशाओं में कब्रिस्तान। सोचते सोचते मैं साइकिल चला रहा था। मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं था। दारू पीकर जाया करता था मैं। हिम्मत बड़ी हुई होती मेरी, भले ही टांगे लड़खड़ाती थी। फिर बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ा मुझे एक आदमी नजर आया। यहां तो हमारे गांव का ही कोई आदमी हो सकता है, बाहर से कोई कब्रिस्तान में क्यों आएगा, मैंने ये सोचा। लेकिन वो गांव का आदमी नहीं था। मैंने उस आदमी को पहली बार देखा था। सड़क के बीच खड़ा मुझे रोकने की कोशिश कर रहा। आवाज लगाई उसने, रुको रुको रुको, मेरी टांग में चोट लगी है, क्या मुझे साइकिल पर बिठाओगे, कब्रिस्तान से बाहर छोड़कर आओगे? हामी भर दी मैंने। हाँ बैठो, लेकिन पहले अपने बारे में बताना होगा। कौन हो तुम? गांव के रहने वाले हो या बाहर कहीं से आए हो? उसने कहा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैंने कहा, झूठ,
झूठ बोला तुमने। मैं भी गांव का ही हूं। तुम्हें क्या लगा कहीं बाहर से आ रहा हूं? गांव में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम गांव के रहने वाले कैसे हो सकते हो? वो साइकिल पर बैठ गया। पीछे बैठा आवाज लगाकर कहने लगा, अरे मैंने कब कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूं? अरे मैं कब्रिस्तान का रहने वाला हूं। मैं हंसा। मजाक अच्छा कर लेते हो। देखो मैं साइकिल तो तभी चलाऊंगा ना जब तुम अपने बारे में बताओगे। उसने कहा, भाई साइकिल चला, पूरा सच बोलूंगा, झूठ मैं बोलता नहीं। मैंने साइकिल चलानी शुरू की तो उसने कहा, मैंने कब कहा मैं गांव का रहने वाला हूं? मैं कब्रिस्तान का रहने वाला हूं। जिन्न हूं मैं, जिन्न। इस कब्रिस्तान में रहता हूं। दिन को सोता हूं, रात को जागता हूं। कोई नहीं मिलता रात को मुझे। बड़े लंबे समय बाद किसी को यहां पर देखा है। मुझे लगा तुमसे मदद ही ले लूं। काफी दूर जाना है मुझे, बिठाकर ले जाओगे? मैं हंसा और कहने लगा, पागल मत बनाओ, सच बताओ। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। जिन्न कभी झूठ नहीं बोलते और जिन्न कभी पीठ पीछे से वार भी नहीं करते। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पीछे से तुम पर वार करूंगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, ऐसा नहीं। जहां तुम रुकोगे सामने खड़ा हो जाऊंगा। सामने खड़ा होकर तुम्हें मारूंगा। मैं घबरा गया। अरे मारने की बात करते हो? मैंने साइकिल वहीं पर रोका। फिर वो कहने लगा, अगर तुमने साइकिल रोकी, मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताया मैंने, मैं पीठ पर वार नहीं करता। अब ये तुम सोचो तुम्हें बचना कैसे है। साइकिल चलाते रहो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पीठ मेरी तरफ होगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरी तरफ देखोगे तो सामने से मौत के घाट उतार दूंगा। ये तुम्हारे ऊपर है। हिम्मत है तो अभी देख लो। मैं हिम्मत रखता था, लेकिन जैसा उसने कहा मेरे तो हाथ पांव फूल गए। हमारे गांव के आसपास कोई वारदात नहीं होती थी, लेकिन वो पीछे है, क्या पता मेरा गला रेत दे। इसीलिए डर लगने लगा था मुझे। तो मैंने सोचा अगर उसने नियम बनाया है तो मैं नियम का पालन करूंगा, उसकी तरफ पीठ करूंगा। वो मुझे मार ही नहीं सकता। लेकिन वो वादा करता है क्या? मैंने उससे वादा मांगा कि अगर पीठ पीछे तुमने मुझ पर वार किया, तुम जहन्नुम में जलोगे। उसने कहा, जा, वादा किया। तू मेरी मदद कर रहा है ना, तुझसे तो वादा कर ही सकता हूं, लेकिन मांगना होता तो कुछ और मांग लेता। वादा ही मांगना था। मैं अचंभे में पड़ गया। मेरे लिए पशुपेश थी। मैं फंस सा चुका था। सच भी हो सकता है, झूठ भी। करूं तो क्या करूं? सोचा मैंने साइकिल चलाता रहूंगा, कब्रिस्तान से बाहर घूमकर दूसरे कब्रिस्तान से गांव में पहुंचूंगा, और जैसे ही गांव में पहुंचूंगा लोगों से मांगूंगा मदद। साइकिल नहीं रोकूंगा। कहूंगा साइकिल के पीछे एक जिन्न है, मुझे मारने की बात करता है, करो मदद। और वैसे भी फकीर बाबा गांव में रहते हैं, सीधे उनके घर के दरवाजे पर साइकिल मारूंगा, लेकिन पीछे नहीं देखूंगा। मैं साइकिल चलाता गया, वो मुझसे बात करता गया। वो इधर उधर की बातें कर रहा, घूम फिर कर बस यही कहता, इंसान खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बस शरीर का एक हिस्सा खाकर मेरा मन भर जाता है। पूरा शरीर नहीं खाता। कभी कभी तो एक उंगली, कभी एक अंगूठा, तो कभी एक कान। ऐसी बातें कर रहा। मैं सहमा सहमा जा रहा। कब्रिस्तान से बाहर निकला, जंगली रास्ते से घूमकर वापस पहुंचा गांव में। चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया मैंने, मेरे साइकिल के पीछे एक जिन्न है, मेरे साइकिल के पीछे एक जिन्न है। गांव वाले घर से बाहर निकलने लगे थे। मैं साइकिल चलाता गया। लोग मेरे पीछे पीछे। लोग पत्थर मार रहे थे, मेरे नहीं, जिन्न के। ऐसी चीज थी मेरे साइकिल के पीछे जिससे सब डर रहे, पत्थर मार रहे शैतान समझकर। फकीर बाबा का घर सामने था। मैंने दूर से ही आवाज लगा दी, फकीर बाबा बचा लो मुझे। मैंने जिन्न की तरफ देखा, उसने वादा किया है, मार डालेगा मुझे। फकीर बाबा के दरवाजे पर साइकिल लगाई, मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने जिन्न को भी कहा, अरे उतरा तो नहीं? उसने कहा, ना, जब तक तू उतरने को न कहता तब तक मैं उतरूंगा नहीं। याद रखना, पीछे मुड़कर मत देख लेना। मैंने फकीर बाबा को कहा, फकीर बाबा, जिन्न है मेरी साइकिल पर, मैं पीछे मुड़ा, मुझे मार डालेगा, क्या करूं मैं? फकीर बाबा बहुत ज्ञानी थे।
फकीर बाबा ने मेरे हाथ में एक चांदी का सिक्का पकड़ाया। उस सिक्के पर एक आकृति बनी हुई। फिर फकीर बाबा ने कहा, सिक्का मार मार के मार दे, इस सिक्के से एक जिन्न को मारा जा सकता है, लेकिन पीछे मत देखना, वो साइकिल पर बैठा है, मारता जा मारता जा। मैं मारता गया। जख्म बहुत ज्यादा किए, लेकिन पीठ के पीछे मैं जख्म करता गया और इस तरह मैंने जिन्न को मौत के घाट उतार दिया था। अरे तुम तो भूत चुड़ैलों की बात करते हो, मैंने जिन्न को मार डाला था। बाकी दोनों ताली बजाने लगे। मैं उठकर खड़ा हो गया। वाहियात कहानियां, इतनी वाहियात कहानियां। सिक्के से जिन्न को मारा, लड़ते लड़ते चुड़ैल को मारा और घर में भूत को मार दिया फावड़े से। क्या वाहियात बातें कर रहे हो? मैं नहीं मानता इन झूठी कहानियों को। गांव वाले पागल, तुम भी पागल। ये लो पत्ते, मैं जाने वाला हूं। तब उनमें से एक आदमी उठा और कहने लगा, हम पागल नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलते, सच्ची कहानियां सुनाते हैं। वो देखो चारों तरफ पेड़ के आसपास चौपाल लगी है। इस चौपाल में आए हो तुम तो हमारे साथ खेल रहे हो। किसी और चौपाल में जाते तो किसी और से बातें सुनते, शायद कहानियां सुनने को मिलती या कोई खेल खेलने को मिलता। हर रात यहां पर ऐसा ही तो होता है, लेकिन जाते वक्त अपने पत्ते तो देख लो। मैं पत्तों को देखना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने घेर लिया। मेरे पत्ते पलटे गए। हर एक पत्ते पर खोपड़ी बनी थी। 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है, लेकिन ये खोपड़ी वाली ताश की गड्डी, हर एक पत्ता एक जैसा। मैं कहने लगा, ये क्या पागलपन है? वो कहने लगे, सच्चाई। जब भी ताश की पत्तियों में खोपड़ी आए, यानी ये ताश असली नहीं, ये भूतिया ताश है। ये हमें हमारी सच्चाई बताती है। फिर वो बोलना शुरू कर गए। अरे हाँ, याद आया। याद नहीं रहता मुझे। वो चुड़ैल से मैं लड़ा था, पता है कैसे जीता था? क्योंकि उसने मुझे मार डाला था। मैंने तो उसे जला दिया, लेकिन उसने मेरी तो पीठ ही फाड़ डाली थी। वो जलकर मरी, मैं खून बहने से मरा था। दूसरा आदमी बोला, अरे उस कमरे से बाहर जब उसने धक्का दिया था, मैं ऊपर नहीं गिरा था, तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, सर फट गया था। वो झटका महसूस ही नहीं हुआ। मेरी रूह तीसरी मंजिल पर ही थी। सब कुछ इतनी तेज हुआ। जब बाद में नीचे आया था तब मुझे पता चला था, मैं तो भूल ही गया था। और तीसरा आदमी कहने लगा, मैं सिक्के से वार करता रहा था, लेकिन उसके बाद फकीर बाबा मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, फकीर बाबा क्या हुआ? फकीर बाबा बोले, मैं फकीर बाबा नहीं, मैं जिन्न हूं। कब तुम पीछे हाथ मारते मारते घूम गए तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम गांव में तो आए ही नहीं, तुम तो साइकिल उस कब्रिस्तान में ही घुमा रहे थे। देखो तो जरा, मैं डर कर जब पीछे मुड़ा, पीछे जिन्न ही था। आधा सच बोला, आधा झूठ। मैं कब्रिस्तान में ही था, गांव में पहुंचा ही नहीं। सिक्का मेरे हाथ में था ही नहीं, लेकिन सामने फकीर बाबा जो जिन्न बने, मुझे यह बताया। इससे फंसा मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। फाड़ डाला था उस जिन्न ने मुझे। फिर मैं मर गया और ये रूह निकली मेरी। ये बात मुझे याद नहीं थी। पत्ते देखे तो याद आया मुझे। मैं घुटनों के बल गिर गया, रोने लगा था मैं। अरे ये क्या हो गया? वो कहने लगे, रो क्यों रहे हो? आओ चौपाल में बैठो, किसी और का इंतजार करते हैं। मैं रो पता है क्यों रहा था? क्योंकि जब इन 3 लोगों के पास आया था, इन्होंने मेरा सर काट डाला था। अरे मुझे तो याद ही नहीं था। पत्ते देखे मैंने, उस पर बनी खोपड़ी देखी मैंने, तब जाकर याद आया। इनके साथ बैठा, अब यहीं पर रहूंगा। वह तो कब से भरा हूं, रात बीतने को आ गई और इस गांव में श्राप है, बाहर से कोई यहां रह नहीं सकता। उसके अनुसार रात को उसे मौत मिलती है, जैसी मुझे मिली। अब मैं भी चौपाल में बैठा करूंगा, यहां से बाहर तो मैं
जा नहीं सकता।